नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। क्या सांप्रदायिक राजनीति पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए? ये सवाल इसलिए क्योंकि शिवसेना की तरफ से संजय राउत, जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, उन्होंने सामना में एक ऐसा लेख लिखा है जिससे नफरत की राजनीति की एक तस्वीर सामने आई है। उन्होंने इस लेख में ओवैसी बंधुओं पर निशाना साधते हुए मुसलमानों से उनके वोटिंग अधिकार छीन लेने की बात कही है। उनके इस लेख के बाद बवाल मचा हुआ है। कई लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। संजय राउत अब भी अपने बयान को जायज ठहरा रहे हैं, तो उनके इस बयान पर हम चर्चा करेंगे। सवाल ये कि सांप्रदायिक राजनीति पर रोक कैसे लग सकती है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं संजय राउत ने सामना में लिखा क्या है। ओवैसी बंधु मुंबई में उछलकूद करके लौट गए। ये सब सौदेबाजी मुसलमानों के वोटों के लिए हो रही है। मुसलमानों के वोट सिर्फ सौदेबाजी के लिए ही उपलब्ध होंगे तो ये समाज हमेशा गर्त में रहेगा और उनके नेता अमीर बनेंगे। इसी वजह से शिवसेना प्रमुख ने कहा था कि मुसलमानों से मतदान का अधिकार छीन लो। एक दिन ये मुसलमान समाज का वोटिंग राइट अगर आप छीन लोगे कुछ सालों के लिए, तब सबको पता चलेगा ये मुसलमानों की ठेकेदारी है ना, मतों की बंद हो जाएगी और सभी जो नेता है मुसलमानों के वो जमीन पर आ जाएंगे। जब ये ठेकेदारी बंद हो जाएगी तो ये इसमें से एक भी नेता मुसलमानों के झोपड़े में नहीं जाएगा, उसके मोहल्ले में नहीं जाएगा। और आज जिस तरह से ओवैसी ब्रदर्स पूरे देश में जहर फैलाने की भाषा कर रहे, उससे मुझे बाला साहब ठाकरे की याद आ गई और मैंने ये बात कही। संजय राउत मुसलमानों के खिलाफ दिए अपने बयान को जायज ठहरा रहे हैं, लेकिन विरोधियों की नजर में उनका बयान शर्मनाक है। इसके पहले सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी ये बात कही थी और जिनके परिवार के बहुत से सदस्य दूसरे धर्मों के मानने वाले हैं, तो वोट की राजनीति के लिए इस तरह के अनर्गल बयान लोगों को धोखा देने के लिए, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, अपने कुछ वैसे कट्टर समर्थकों को दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह का बयान, इस तरह के लोग समय समय पर देते रहते हैं। हम लोग हंसने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। जहां तक शिवसेना और संघ परिवार का सवाल है, ये लोग तो इस संविधान को मानते नहीं हैं। ये लोग तो धर्म आधारित राज्य की परिकल्पना में जीने वाले लोग हैं। ये लोग फासिस्ट लोग हैं, तानाशाही मनोवृत्ति के लोग हैं। तो ये कुछ भी बोल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोशिश करते हैं, कामयाब नहीं होंगे। बहुत बदकिस्मत, दुर्भाग्यपूर्ण और कानून के बिल्कुल खिलाफ ऐसे तमाम लोगों को जो कि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बिलीव नहीं रखते, उनको इस मुल्क को छोड़कर चला जाना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क का कानून जो है वो हर एक को बराबर के राइट्स देता है। संवैधानिक नजरिए से संजय राउत का बयान आपत्तिजनक है। अब जरा संजय राउत की राजनीतिक हालत पर गौर फरमाएं। वो शिवसेना के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ नेता हैं। केंद्र और महाराष्ट्र में उनकी पार्टी बीजेपी की सहयोगी है। ऐसे में सवाल उठता है कि उन पर लगाम कौन लगाएगा। राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी सरकार है। आप कोशिश करके देख लीजिएगा, अगर आप में हिम्मत है तो निकालवा लीजिएगा। मुसलमानों के वोटिंग राइट्स निकाल के देखिएगा आप आगे क्या होता है। आप सोच रहे होंगे कि एमआईएम के विधायक इम्तियाज जलील की इस चुनौती और संजय राउत के आपत्तिजनक बयान में रिश्ता क्या है। दोनों के बीच टकराव की शुरुआत विधानसभा चुनाव के समय शुरू हुई। विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की और मुंबई की बांद्रा ईस्ट सीट पर शनिवार को हुए उपचुनाव में भी शिवसेना और एमआईएम के बीच कांटे की टक्कर की खबर है। संजय राउत का आपत्तिजनक बयान। सवाल ये कि ऐसे बयानों पर कार्रवाई कौन करेगा। हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद है, लेकिन इससे पहले जो बड़े सवाल हम उठाएंगे उस पर नजर डाल लेते हैं। सांप्रदायिक राजनीति पर पूरी तरह क्या रोक नहीं लगनी चाहिए? जो माहौल को खराब करने वाली राजनीति है उसे कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या वोट के लिए ही नेता हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं? इसमें किसी समाज की भलाई नहीं छुपी होती, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। ध्रुवीकरण की इस राजनीति से किसको फायदा होता है और वर्तमान में जो बात संजय राउत ने कही है उस परिप्रेक्ष्य में भी इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही सांप्रदायिक राजनीति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इस तरह की राजनीति क्यों फल फूल रही है हमारे देश में? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। शिवसेना से अरविंद भोसले जी हमारे साथ हैं। अरविंद भोसले जी, सवाल ये है कि मुस्लिमों के वोटिंग राइट्स छीन लेने चाहिए, ये देश शिवसेना की विचारधारा से चलेगा या फिर संविधान से चलेगा?
अरविंद भोसले जी हमारे साथ अभी थ्रू होंगे तो उनसे फिर से संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन यही सवाल मैं केशव उपाध्याय जी के पास ले जाना चाहूंगी। महाराष्ट्र बीजेपी के नेता हैं केशव उपाध्याय जी और इनकी और शिवसेना की मिलीजुली सरकार चल रही है महाराष्ट्र में। केशव उपाध्याय जी, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ये क्या कह रहे हैं आपके सहयोगी, इस तरह की बात कर रहे हैं, नफरत का ये जो जहर है सांप्रदायिकता का, क्यों घोल रहे हैं? मैं 2-3 बातें यहाँ रखना चाहता हूँ, आशा है आप मुझे पर्याप्त समय देंगी। सबसे पहली बात, ये जो आज जो आर्टिकल आया है, ये शिवसेना की भूमिका है क्या, इस पे सबसे पहले बात क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि शिवसेना की से उद्धव जी ठाकरे जी अपनी भूमिका रखते हैं। सामना का एडिटोरियल भी उन्होंने एक बार नकारा था, उन्होंने कहा था कि ये हमारी अधिकृत भूमिका नहीं है, इसके पहले भी ये हो चुका है, इसलिए तब तक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा जब तक ये शिवसेना की अधिकृत भूमिका है क्या, नंबर 1। नंबर 2, दूसरा मुद्दा ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ये हमेशा मानती है कि हर इस देश का जो भी नागरिक है, वो चाहे किसी धर्म का हो, किसी पंथ का हो, किसी मजहब का हो, उसे वोटिंग राइट होना चाहिए। इस प्रकार का वोटिंग राइट निकालने का कोई सवाल आता ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी प्रकार का समर्थन नहीं करती। जी, आप कह रहे हैं शिवसेना। जी विजय, सामना अखबार में ये लेख छपा है, अब चाहे उसमें उद्धव ठाकरे की भूमिका हो ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, उनके अखबार में छपा है। अगर वो अखबार में कोई आर्टिकल इस तरह का छाप रहे हैं तो स्वाभाविक है कि इस आर्टिकल को वो उचित मान रहे हैं। और संजय राउत राज्यसभा सांसद भी हैं। और संजय राउत राज्यसभा सांसद। बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक बात है कि वर्तमान पत्र अखबार में छप के आया हुआ और पार्टी की भूमिका ये अलग अलग हो सकती है, और हर अखबार में क्या छप के आया उस पर टिप्पणी करना मुझे ये लगता उचित नहीं है। अगर शिवसेना की भूमिका उस प्रकार की होती तब कोई राय देना सही होता। देखिए, बयानों से भी बहुत फर्क पड़ता है, और अब तक शिवसेना ने इसका खंडन नहीं किया है, तो आप इसको बिल्कुल सिरे से नकार नहीं सकते हैं। कोई खंडन नहीं किया गया। हमारे साथ ऑल इंडिया MIM से इम्तियाज जलील साहब मौजूद हैं। इम्तियाज साहब, आपने बीजेपी को सुना, बीजेपी कह रही है हम लोग शिवसेना के साथ वहां सरकार में है महाराष्ट्र में, लेकिन सवाल ही नहीं उठता किसी के वोटिंग राइट्स उससे छीनने का। वो ये भी कह रहे हैं कि ये शिवसेना का ऑफिशियल बयान थोड़ा ही है। क्या इतना भर कह देने से इतना जो गंभीर बयान है उस पर बात पूरी हो जाती है? चाहता हूं कि आपने अपनी रिपोर्ट की जो शुरुआत की है उसमें यह बताया है कि अवैसी बंधु मुंबई में आके उछल कूद करके चले गए। मेरा आपसे यह सवाल है कि वो उछल कूद करने के लिए नहीं आए थे, कोई सर्कस वहां पे लगाने के लिए नहीं आए थे, वो लोगों से वोट मांगने के लिए आए थे। और नेता किसी भी पार्टी का हिंदुस्तान में ये राइट है, वो वहां पर जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे, किसी को कहीं पर भी जाने का अधिकार है। तो वो उछल कूद करने के लिए नहीं आए थे। ये आप अपनी रिपोर्ट भी दुरुस्त कर लीजिए। नहीं, एक मिनट सर, वो सामना में लिखा था, अंदर आखिरी में सामना में इम्तियाज साहब, और ये बात संजय राउत ने कही है, हमने नहीं कही है, हमने सिर्फ रिपोर्ट कोट की है। सर बोलिए। हाँ, तो हम भी उन्हें ये बताना चाहेंगे कि अगर उछल कूद करने के लिए हम आए थे तो वहां पे आप कौन सी नौटंकी करने के लिए आए थे? उद्धव ठाकरे साहब और शिवसेना के जितने भी नेता आए हैं, आप भी तो उछल कूद करने के लिए आए थे। सवाल ये है कि आपकी रिपोर्ट में आखिरी में ये कहा गया है कि MIM और शिवसेना के बीच में ये कांटे की टक्कर है। ये जो लेख आया है ये बांद्रा के इलेक्शन के दूसरे ही दिन लेख आया है। वो क्यों आया है उसका टाइमिंग देखिए आप। शिवसेना ये समझ रही थी कि बंबई उनका गढ़ है, बांद्रा उनका गढ़ है, उनसे कोई छीन नहीं सकता है ये। लेकिन जब चुनाव का दिन आया तब शिवसेना के पूरे नेता को यह हैरानी हो गई है कि हमारे वोटर गैब कहां हो गए हैं। जब जितने सारे लोग थे ये सब MIM के साथ जुड़ते नजर आए थे। शिवसेना को जब ये डर सताने लगा कि साहब ये तो हमारे गढ़ तक पहुंच गए हैं, तब इन्होंने इस तरह की ये बयानबाजी की है। और मेरा ये कहना है कि संजय राउत साहब को किसने रोका है? साहब, राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आप दुनिया भर के तो बिल ला रहे हैं। गो हत्या के ऊपर आपने बिल ला लिया है, आपने रिजर्वेशन हटा दिया है। अब अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, तो आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करिए,
जाइए एक बिल लेके आइए केंद्र के अंदर की मुसलमानों का वोटिंग राइट और फिर देखिएगा क्या होता है करके। ठीक है इम्तियाज साहब, जो राजनीतिक मंशा है इसकी शिवसेना के पीछे, इसको लेकर जो आपने बात की उसका जवाब मैं भोसले साहब से लूंगी। शिवसेना से जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर विजय शंकर भी मौजूद है वीएचपी से। डॉक्टर शंकर, सवाल ये है कि इस तरह की नफरत फैलाने वाली राजनीति क्यों? ये देश संविधान से चलेगा और संविधान में सबको मताधिकार दिया हुआ है। इस पर शिवसेना की तरफ से सामना में कुछ भी लिखा जाए उसका क्या औचित्य है? देखो, मैं पहले तो ये बता देना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद पूरी तरीके से धार्मिक और सामाजिक संगठन है और अपने भारत के संविधान पर पूरी तरीके से अपना अभिमान रखने वाला संगठन है। अभी आप जब दिखा रहे थे तो उसमें जेडीयू के एक प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा ये तो फासिस्ट लोग हैं और ये तो सांप्रदायिक लोग हैं। तो मैं इनको ये कहना चाहता हूँ कि हम पूरी तरीके से धार्मिक हैं और हिंदू धर्म के पक्ष की बात करते हैं। हम किसी के विपक्ष की बात नहीं कर रहे, हिंदू धर्म के पक्ष की बात कर रहे हैं। और ये लोग तो वो हैं, जब भी हम कोई बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश के घुसपैठियों की बात करते हैं। नहीं शंकर साहब, मेरा सवाल सीधा था, जो कहा गया है सामना में उसका साथ दे रहे हैं आप या खिलाफ है? नेहा जी, मेरी बात इसके साथ पूरी होती है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वास्तव में हमने कहा हम पूरी तरीके से संवैधानिक तथ्य को मानते हैं और जो चीजें संविधान से हल होती हैं वो न पत्रकारिता से हल होने वाली, न पत्रक में लिखने से हल होने वाली है। सामना में संजय राउत ने कहा उसका खंडन करते हैं आप? जी, हम इससे सहमत नहीं हैं। आप इससे सहमत नहीं है? तो एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी यहाँ पर मौलाना अंसार रजा साहब की इस तरह की बयानबाजी का फिर हमें इंतजार है शिवसेना के पक्ष का, इस पर जुड़ेंगे हमारे साथ मेहमान, लेकिन इस तरह की बयानबाजी का क्या फायदा? उनके अपने सहयोगी और साथ ही बीजेपी इस पे बड़ा फूक फूक कर कदम रख रही है और लेख लिखने वाले संजय राउत अभी भी ताल ठोक कर कह रहे हैं कि मैं तो साथ हूँ इसके, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति ने मुसलमानों को बहुत परेशान किया। देखिए, जहाँ तक संजय राउत साहब के आर्टिकल का सवाल है और अभी बीजेपी के जो हमारे मित्र बैठे हैं उन्होंने कहा वो पता नहीं सहमत हैं कि नहीं हैं। कोई भी अखबार है बगैर पार्टी के लीडर जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी मर्जी के बगैर कोई भी चीज़ सामना में नहीं छप सकती। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है। जहाँ तक सवाल ओवैसी बंधुओं का जिक्र उन्होंने किया है, वोटिंग का राइट किससे छीनना है किससे नहीं छीनना है, ये राउत साहब के बस की बात नहीं है। ये हमारा हिंदुस्तान के संविधान ने हमें अधिकार दिया है और वो संविधान के रचता नहीं है। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि जहां बाल ठाकरे साहब को 6 साल के लिए खड़ा किया गया था वहां वो मुसलमानों को लाना चाह रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में वो हिंदुस्तान का मुसलमान अपने मुल्क का उतना ही हकदार है जितना दूसरे लोग हैं। रहा सवाल ओवैसी बंधुओं का, तो ये बात चूंकि मैं कह रहा हूं और हो सकता है कि हमारे जो एक मित्र बैठे हैं MIM से, हो सकता है उन्हें थोड़ी सी तकलीफ हो मेरी बात की। जो आज संजय राउत साहब ने कहा है ये ओवैसी बंधुओं का बोया हुआ है जो आज काटना पड़ रहा है हमें। अगर ये जहर की राजनीति नहीं करते, जहरीले अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, कानून पर एतबार करते, तो किसी की मजाल नहीं थी इस तरह के जुमले निकालने। आप बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं इम्तियाज साहब, आप कैसे जवाब देंगे इसका? जी, मैं मौलाना साहब को आदर के साथ कहना चाहता हूं कि किस बयान की बात कर रहे हैं मौलाना साहब। आप हिंदुस्तान के नागरिक होने के हैसियत से मुंबई में हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर प्रचार सभाओं के अंदर बहुत सारी असद अवैसी साहब की, अकबर अवैसी साहब की सभा हुई है। ऐसा कौन सा बयान आपको लगा है कि यह विवादास्पद है? हिंदुस्तान के नागरिक होने की हैसियत से मौलाना साहब आप जाइए इलेक्शन कमीशन के पास, CD लेके जाइए, अगर आपके पास नहीं है तो मैं भेजता हूं। आप भी जानते हो किस बयान की बात कर रहे हैं? इन्होंने इस तरह का मुंबई के बयान की बात नहीं हो रही है। इम्तियाज साहब, आप ये ठीक नहीं बोल रहे हैं। इम्तियाज साहब माफ कीजिएगा, मुझे नहीं मालूम आप कितने आशिक हैं ओवैसी साहब के, मुझे नहीं मालूम है। मैं समझता हूं कि ये दोनों भाई मुसलमानों के नाम पर बहुत बड़ा कलंक है। ये मैं कह रहा हूं एक मुसलमान होने की हैसियत से। और आज मैं एक सवाल आपसे जानना चाह रहा हूं कि क्या जरूरत पड़ गई थी कि 2014 में ही ये बम्बई इलेक्शन लड़ने के लिए आए? पहले बात सुन लीजिए, अधिकार है, पहले बात सुन लीजिए मेरी। किसको पसंद करना किसको नहीं पसंद, मैं वही आपसे कह रहा हूं। बहुत अच्छी आखिर क्या जरूरत पड़ गई थी कि बम्बई में आकर के इलेक्शन में कूदे हैं? आज महाराष्ट्र 2 सीट जीते हैं, कितनी सीटें हराई हैं इन्होंने, किससे सौदा करके ये मैदान में उतरे हैं? ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, इसीलिए बंबई से बाहर, हैदराबाद से बाहर नहीं निकल सके ये लोग। अब जब इन्होंने देख लिया कि हालात दूसरे मौलाना साहब 24 सीटें 288 में से 24 सीटें मजलिस ने लड़ी थी। मैं आपको थोड़ा सा हिसाब किताब बता दूं। हमारा हिसाब किताब हमारे पास है, जो आप हमें बताना चाह रहे हैं मेरे पास है। तो आपके पास नॉलेज नहीं, मैं पूरी डिटेल दे दूंगा आपको। आप बवाल कर रहे हैं, इसलिए बवाल कर रहे हैं। मैं बवाल नहीं कर रहा हूं,
आप जैसे लोग जो दूसरी राजनीति पार्टियों के लिए धंधा करते आए हैं इस कौम का, इसका मतलब अभी आप उनसे वाकिफ नहीं है। जैसे ही मौलाना लोग हैं जो कभी कांग्रेस की गोद में जाके बैठे है कि ओवैसी बंधुओं की हमने सपोर्ट नहीं किया, इसीलिए हमने सौदा नहीं किया कौम का, नेता थे, हमने पैसे लेकर के सीटें नहीं लड़वाई। हालत हो गई है, हम किसी पार्टी से नहीं है। महाराष्ट्र की आवाम ना आप जैसे लोगों को मान रही है ना किसी और नेताओं को। आज महाराष्ट्र की आवाम मस्जिद के साथ इसलिए जुड़ रही है। अभी जब खुल के आएगा महाराष्ट्र की आवाम के सामने तो दांतों तले उंगली दबा के रह जाएंगे कि हमने किया क्या है। आप इसको वोट का फायदा पहुंचाते हैं, आप उसको वोट का फायदा पहुंचाते हैं। ये नफरत की राजनीति ये खत्म होगी। और इम्तियाज साहब आपसे सवाल बना रहेगा, एक मिनट इम्तियाज साहब आपसे सवाल बना रहेगा, आपने जो बोया क्या आप उसी को काट रहे हैं? इंतजार हमें शिवसेना के मेहमान को। अभी शिवसेना से अरविंद भोसले साहब भी हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद जी, सवाल ये, सामना में जो जहर उगला गया है, ये देश उस जहर से चलेगा या फिर संविधान से? मेरी सबसे पहले आपसे एक विनती है कि सामना एक अखबार है और इसके बारे में आप जहर मत कीजिए। एक विचार था 15 साल पहले शिवसेना प्रमुख जी ने कहा था, और वो किस लिए कहा था वो जरा समझ लीजिए। हिंदुस्तान को आज़ादी मिलने के बाद अब तक 68 साल हो चुके हैं, और इतने सालों में मुसलमानों की जो हमदर्द अपने आप को जो पार्टियां कहलाती है, तो एक बार देखा जाए कि अगर मुस्लिमों को जो वोटों का अधिकार है उससे अगर समझो बाजू में निकाल लिया जाए, तो ये इतने हमदर्द के तौर पर कि आगे आप आते हैं ये सब पार्टियां जो भी है, इसके बारे में 15 साल पहले ये खुद शिवसेना प्रमुख जी ने कहा था। और इसी बात को आज 15 साल बाद दोबारा कहने का समय इसलिए आया है कि पहले कांग्रेस थी, समाजवादी पार्टी थी, अब एमआईएम जैसी पार्टियां हैं जो इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में काफ़ी जहर को उड़ालते हैं। और मुस्लिम समाज के बारे में इनकी अगर इतनी समझो हमदर्दी है तो मुस्लिम समाज इतना पिछड़ा क्यों है? और इसलिए शिवसेना ने उस समय भी कहा था और आज भी कह रही है कि मुसलमानों को जो वोट का अधिकार दिया है उसे अगर बाजू में करेंगे हम, देखेंगे तो सही कि इतने हमदर्द नहीं, क्या मिलेगा आपको? मुसलमानों का वोटिंग राइट उनसे वापस लेकर, जो कि संविधान के हिसाब से तो कभी हो नहीं सकता, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उससे मुसलमान मुख्य धारा में आएंगे, मुसलमानों की पैरोकारी करेंगे आप, मुसलमान समझेंगे आप उनकी भलाई कर रहे हैं। वो अधिकार जो संविधान ने दिया है अगर वो छीन लिया जाता है उनसे। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप जब संविधान की बात करती है तो इसी संविधान ने शिवसेना प्रमुख जी को भी एक बार वोट देने से मना किया था। क्या यही संविधान है? ये संविधान की दोहरी जो मापदंड है ये नहीं चल सकता। उसकी एक वजह रही हिंदुत्व की बात हो रही थी तो इसी संविधान के तहत शिवसेना प्रमुख को जो भी एक बार वोट करने का उनको अधिकार नहीं दिया था। तो यही हमारा उस समय का भी कहना था कि अगर ये संविधान है तो एक बार हम देखें तो सही। उसका रीजन क्या था जो उनके ऊपर वोट पर पाबंदी लगाई गई थी? लेकिन एक बात कोई रीजन तो होगा ना। एक अंसार एक बात इन्होंने बहुत ठीक कही है कि ये जो आरोप है ये सामना एक मुखपत्र है, ये समाचार पत्र है, ये समाचार पत्र में उठाया गया विषय है। तो वास्तव में समाचार पत्र को हम किस ढंग से देखते हैं? बहुत सारे विषय समाचार पत्र में उठते हैं। एक पार्टी विशेष का है। देश में जब हम खोदना शुरू करेंगे तो बहुत सारे समाचार पत्र पार्टियों में निकलेंगे। वो बहुत सोच समझ के लेख लिखता है और सामना में जब लेख इस तरह के आते हैं उनका मकसद सिर्फ हम विषय पर जाएं, लेकिन एक बात समाचार पत्र का लेख तो उसमें से काला बाहर आ गया। नहीं वो ठीक है, वो सांप सपोला कोयला भाषा में महारत हासिल है जब लेख लिखे जाते हैं सामना में, उसमें हम नहीं जाएंगे। मैं तो आपसे, इम्तियाज साहब ने, आप चर्चा में उस वक्त नहीं थे सर, इसलिए मैं बता दूं आपको, इम्तियाज साहब ने जो एमआईएम से हैं उन्होंने कहा है कि भाई महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, आप कर दीजिए ऐसा कुछ। हालांकि मैं आपको बता दूं बीजेपी ने किनारा कर लिया है, आप जिसको डिफेंड कर रहे हैं उस पर बीजेपी आपके साथ नहीं है। बहुत संक्षेप में देखिए, कोई साथ है या किनारे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कहना जो हमारा है कि जो मुसलमानों का हमदर्द समझते हैं अपने आप को, वो पता तो चले मुस्लिम समाज को कौन सी पार्टी हमारे साथ है या नहीं है। वो मुस्लिम समाज के साथ प्यार करती है या उससे वोटों के साथ प्यार करती है, एक बार दूध का दूध पानी का पानी फैसला हो जाए। इससे पहले कि राजनीतिक मेहमानों के पास में जाऊं, विजय आपसे समझना चाहूंगी कि दोनों की, एमआईएम और संजय राउत साहब जिन्होंने इस तरह का लेख लिखा, राजनीति दोनों की क्या है इसके पीछे? देखिए, इसका कुछ इशारा तो इम्तियाज साहब ने अभी कर ही दिया, थोड़ा सा अंसार भाई ने भी थोड़ा सा इशारा किया। दरअसल ऐसा लगता है कि एक दूसरे की दुकान चमकाने की कोशिश हो रही है।
वो एक हिंदी वोट बैंक है जिसकी राजनीति शिवसेना करती है, एक ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करते हैं। वो मुस्लिम वोट बैंक जिसको जो कांग्रेस और एनसीपी का हुआ करता था, जहां पर अब ओवैसी अपना सेंध लगाने की कोशिश है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो शिवसेना को लगता हो कि अपने हिंदू वोट बैंक को अगर कंसोलिडेट करना है तो फिर ओवैसी को लेकर इस तरह के हमले उन पर किए जाएं ताकि उससे अपना जो हिंदू वोट बैंक है वो ज्यादा कंसोलिडेट हो सके। और इसका फायदा दो तरफा फायदा है, इतना ही फायदा ओवैसी की पार्टी को भी मिलता है। पहले भी दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे तब भी इस तरह की बातें आई थी कि शायद बीजेपी ओवैसी को कुछ कर देगी, जैसा कि अभी इस तरह की बातें सामने आई थी कि वो दिल्ली में चुनाव लड़ लेंगे, कुछ सीटों पर चुनाव लड़ लेंगे, जिससे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का खेल खराब हो जाएगा। तो ये बताइए भोसले साहब, इसके पीछे दरअसल राजनीति यही है आप लोगों की तरफ से क्या? बांद्रा ईस्ट पर उपचुनाव और उसके बाद ये जो आगे की रणनीति है उसको लेकर हो रहे हैं ये हमले? देखिए, विद्रोही साहब तो जाने माने पत्रकार है, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा हक है। पर रहा सवाल यह है कि शिवसेना ने ना कभी वोट की राजनीति की थी और ना करेंगे। ये 15 साल पहले शिवसेना प्रमुख जी ने कहा था, ये 15 साल के बाद भी आज वही सवाल उठा है और ना जाने 15 सालों के आगे भी यही सवाल उठेगा। और जब तब तक उठेगा जब जब मुस्लिम समाज को जब तक मुख्य धारा में लाया नहीं जाता। और ये मर्डर मच के आंसू रहने वाली जो पार्टियां है वो हमेशा यही चाहती है कि मुस्लिम जो भी है, जो भी वोट बैंक है, वो उन्हीं के सहारे जीती रहे, जिंदा रहे। नहीं, लेकिन मुझे ये बताइए भोसले साहब, आप कौन सी दवा आप ले आइए ना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट है, उसको आप लागू करवा दीजिए। उनके वोटिंग राइट्स छीन के आप कौन सा उनके जो जख्म जिनको आपने कहा उनको जख्म मिले हैं उनको भरने की बात आप कर रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर केशव जी मौजूद हैं महाराष्ट्र बीजेपी से। केशव जी, आपके सहयोगी तो कह रहे हैं भाई हम तो अपनी बात पर कायम है, हमारे साथ कोई रहे ना रहे, साथ दे ना दे, हम अपनी बात पर कायम है। आप समझाते क्यों नहीं है? केंद्र में आपके साथ ही हैं, महाराष्ट्र में आप लोग साथ में सरकार चला रहे हैं। दोनों अलग पार्टियां हैं और मैं आज भी अभी कहता हूं कि ये आर्टिकल है और शिवसेना की भूमिका हमेशा उद्धव जी ठाकरे बताते आए हैं। तो इसलिए मुझे जब वो आएंगे तब इस प्रकार की चर्चा दोनों पार्टी में होगी। इस वक्त इस पर टिप्पणी करना मेरे लिए कोई मैंने की आवश्यकता नहीं लगती है। भोसले साहब ने तो साफ कर दिया। मैं ये बार बार कहता आया हूं कि इस देश के जो हर नागरिक जो किसी भी धर्म का हो, पंथ का हो, जात का हो, उसे भोसले साहब कहते हैं, लेकिन हमें जो है हमारे यहाँ जो आता है, इसके पहले भी सामना में एक जो एडिट था आपने उस पर भी डिस्कशन किया होगा। उसके बाद उन्होंने खुद उद्धव ठाकरे जी उसका खंडन किया था कि ये शिवसेना की अधिकृत भूमिका नहीं है। इसलिए इस प्रकार से आगे वो शिवसेना आप क्यों डिफेंड कर रहे हैं फिर इतना? उसके बाद उसके पर चर्चा होगी। नंबर केशव जी तो कह रहे हैं कहाँ आधिकारिक पोजीशन थोड़ी है शिवसेना की, चर्चा कर और आप इतना डिफेंड कर रहे हैं भोसले साहब। नहीं, मेरी बात पूरी होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, एक बात आपसे मैं यही कहना चाहता हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग दोनों मिलकर नूरा कुश्ती खेल रहे हो वहां? केशव जी बोलिए आप। नहीं, मेरा सवाल आपसे था भोसले जी। केशव जी ने तो कह दिया जो उन्हें कहना था। ये बात जो है ये संजय राउत जी ने ये जो आर्टिकल है, ऐसी कोई संजय राउत जी ने आर्टिकल मेरी बात, संजय राउत को क्या अधिकार है इस तरह के जुमले इस्तेमाल करने का कि मुसलमानों से वोटिंग राइट छीन लिया जाए? क्या वो ठेकेदार हैं क्या हिंदुस्तान के? इसलिए एक जगह सीमित है, उनके नीचे से जमीन खिसकती नजर आ रही है। अंसार रजा आपको ये सोचना चाहिए, कहा क्यों है उसके गांव में तो जाइए, उनकी जमीन पर तो जाइए। अच्छा, ये आप कौन सा पॉइंट रखना चाहते हैं डॉक्टर शंकर जी? मैं ये कहना चाह रहा था, मैंने जो पहले बात रखी थी मैं उसके पूरक में ही अपनी बात रखना चाहता हूं कि वास्तव में संकट क्या है कि देश में एक सेकुलर लोगों का है, उनका एक झुंड है और वो ऐसी बातों को लेकर जब शुरू होते हैं तो बहुत हवाला और बहुत बड़े व्यापक परिमाण में होल्ला करते हैं। लेकिन जब किसी आतंकवादी ग्रुप से जुड़ा हुआ कोई मुस्लिम व्यक्ति होता है उसका वो बचाव करते हैं। जब हम कहते हैं बांग्लादेश के जो घुसपैठिए आते हैं उन पर कार्रवाई करिए, उनको वोटिंग पावर से हटाइए, तो उस पर भी वो उनका पक्ष लेते हैं। वास्तव में मुझे लगता है कोई उदाहरण दीजिए। बहुत सारे हैं, एक उदाहरण दीजिए। अरे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे नहीं, एक उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण नहीं है, बहुत सारे उदाहरण दीजिए। जब बहुत सारे उदाहरण होते हैं तो एक उदाहरण की बात नहीं होती है। वोटिंग का अधिकार मुसलमानों ने नहीं दिया। अरे ये बीएचपी ने दिया है आगरा में। अंसार रजा, ये सेकुलर लोग जो हैं, ये जो वास्तव सेकुलर लोग हैं,
ये बांग्लादेश से आए हुए लोगों को वोटिंग राइट दिलाने की कोशिश करते हैं और उनका जब हम एक्सपोज करते हैं तो वो होल मचाते हैं। आप जैसे लोग सामने खड़े हो जाते हैं, उनका पक्ष लेते हैं। मैं कहता हूँ अगर सामना वाली बात, दर्द किस चीज को अगर सामना की नेहा अगर सामना में केवल ऐसे लोगों को लेकर के वोटिंग राइट्स की बात है तो मैं भी कहूंगा, ये संविधान सभा से कहूंगा कि ऐसा संविधान आना चाहिए, उनको वोटिंग लिस्ट से हटाना चाहिए, उनको वोटिंग पावर नहीं होनी चाहिए। किसको? जो वास्तव में मैंने बताया कि जो बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठियों को आप लोग वोट बनवा देते हैं, ऐसे लोग। तो कौन सपोर्ट कर रहा है कि उनको वोटिंग लिस्ट वोटिंग कार्ड? ये सपोर्ट कर रहा है। आगरा में तो आपने घर वापसी करवाई, देश में हमने नहीं कराई, आप ही ने करवाई। उन बांग्लादेशियों ने कहा कि विश्व हिंदू परिषद में अच्छा ठीक है, पैसे दिए उन्होंने कहा। ठीक है, चलिए ये चर्चा जो है इसमें बाकी लोगों को भी शामिल करते हैं, अलग से स्टूडियो की चर्चा नहीं बन सकती है। इम्तियाज साहब, तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि वोट बैंक की राजनीति तो देखिए होती है, मुसलमानों को लेकर भी वोट बैंक की राजनीति होती है, और आप बड़े अनजान बन रहे थे कि वो कौन से भड़काऊ बयान है, कहां दे दिए हमने, आपको अच्छी तरह पता है वो कौन से बयान है। आपके शीर्ष नेता उसके चक्कर में जेल की हवा भी खाकर आए हैं। तो ये जानना मैं आपसे चाहूंगी कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है, जो इस देश का बहुत ही अभिन्न अंग है, उनको भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। फिर इस तरह की बातें सामने आती हैं, आप लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन कहा जाता है मुसलमानों के वोटिंग राइट्स ले लो। नेहा जी, ये बिल्कुल सही बात है। आप जिस भाषण की बात कर रहे हैं उसके लिए उन्होंने जो भी बयान दिया था वो अदालत में कार्रवाई चल रही है, और अदालत का जो भी फैसला आएगा, ये अकेले देश के ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने बयान के ऊपर जेल भी गए हैं। और आप मुझे ये दावे के साथ बता दीजिएगा कि ऐसा कौन सा नेता है जो जेल गया है इस तरह का भाषण देने के लिए? कोई नहीं गया है। अगर उन्होंने गए थे तो उन्हें उनकी सजा मिली है, कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको आदर के साथ, सम्मान के साथ पूरा कबूल करेंगे। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये एक देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर राजनीति जो है वो धर्म के आधार पर ही चली जाती है। वरना ये बताइएगा कि यादव लोग जब जमा हो जाते हैं तो आप समाजवादी पार्टी बना लेते हैं, बहुजन समाज बना लेते हैं, मराठा जब एक साथ आ जाते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस। यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ जो हो रही है वो इस बात को लेकर हो रही है कि 4 मुसलमान एक साथ अवैसी साहब के साथ क्या जुड़ गए कि सारे जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जितने भी मेरे सहयोगी पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया कि साहब मुसलमान एक साथ कैसा आ रहा है। मुसलमानों का ठेका तो एनसीपी ने ले रखा था, मुसलमानों का ठेका तो मुलायम सिंह साहब ने ले रखे थे, मुसलमानों का ठेका तो कांग्रेस ने ले रखी थी। अब ये एक साथ क्यों आ रहे हैं? एक साथ आ रहे हैं और इनकी सीटें भी आ रही है, तकलीफ है क्या? आ रहे हैं, सबको तकलीफ हो गई। अब विधानसभा चुनाव में कि हम सिर्फ अपनी ही सीटें नहीं है, हम जो शिवसेना के जो गढ़ हुआ करते थे वहां पर भी हम जाकर है तो अपनी जीत का दावा यही मेरा सवाल है। तो शिवसेना को आपके पास मंच है, आप बताइए, बयानबाजी वो कर रहे हैं। क्योंकि ये एक बड़ा आरोप है जो एमआईएम लगा रही है कि भाई आप लोग डरे हुए हैं बुरी तरह अंदर से, आप लोग डरे हुए हैं कि एमआईएम आपकी जमीन ले रही है। देखिए, शिवसेना ना कभी किसी से डरी थी और ना कभी किसी से डरेगी। हम तो विकासशील राजनीति के तौर तरीकों पे चल रहे हैं। और रहा सवाल एमआईएम ने पिछले कई अब तक उनके जो चुनाव के जो भी कुछ भाषण हो चुके, उनके जो ओवैसी ब्रदर्स है, वो जिस तरीके से उन्होंने लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, तो ये दुर्भाग्य है कि दोबारा मुस्लिम समाज को ऐसा क्यों लगता है कि जो भी भड़काऊ भाषण देता है या फिर जो जलाने वाली आग लगाने की बात करता है वही हमारा नेता हो सकता है। चर्चा जारी है हमारी, सांप्रदायिकता की राजनीति आखिर कब रुकेगी। चर्चा के आखिरी चरण में हैं हम और वक्त मेरे पास कम है, इसलिए संक्षेप में आप सबकी टिप्पणी चाहूंगी। सबसे पहले इम्तियाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, इस बात को आप मानेंगे कि आपकी तरफ से जो नफरत की राजनीति होती है, आपको उसको खत्म करने की जरूरत है, तभी शायद ऐसे मुद्दों पर आप दूसरे को कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? जी नेहा जी, बिल्कुल सही है कि सभी लोगों को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। ये मुल्क सबका मुल्क है, सबको यहाँ पर जीने का अधिकार है, वोटिंग का अधिकार है। कोई अचानक खड़े रह के ये दावा नहीं कर सकता है कि नहीं इनका अधिकार हटा लिया जाए। हम भी अगर चाहेंगे देश के नागरिक की हैसियत से हम भी कुछ मांगे कर सकते हैं कि नहीं इन्हें हटा दिया जाए करके। तो ये बकवास बातों के लिए जगह होनी नहीं चाहिए और ये सबकी जिम्मेदारी है। हर एक ने बखूबी बहुत अच्छी तरीके से देश को आगे ले जाना है, तरक्की के मुद्दों के ऊपर हमें बात करना है। लेकिन अफसोस के साथ
ठीक है, वक्त मेरे पास कम है इम्तियाज साहब। अरविंद नहीं, मेरी खुद की भी जिम्मेदारी है, मेरी खुद की भी जिम्मेदारी है, हमारी पार्टी की भी जिम्मेदारी है और सबकी जिम्मेदारी है, शीर्ष नेताओं की भी। सबसे बड़ी बात वो है, लेकिन ये सिर्फ शब्द ही रह जाते हैं, कथनी करनी में फर्क रहता है। भोसले साहब ये बताइए, आप जो बात कह रहे हैं उसे लागू कर दीजिए महाराष्ट्र के भीतर, कौन रोक रहा है आपको? देखिए, ये पूरे देश में लागू करने वाली बात हमारी है। हम यही तो दरख्वास्त करना चाहते हैं कि मुसलमान जो भी है, मुस्लिम समाज जो भी है, हो पाएगा। इसे भी समझना चाहिए कि ये मुस्लिम समाज के साथ कोई प्यार नहीं करता। मुस्लिम समाज के साथ, ये मुस्लिम समाज के वोटों के साथ प्यार करने वाले सब पार्टियां हैं। जो भी है, ये सब मर्डर मच के आंसू है इनके। और जब मुस्लिम हित की बात करनी चाहिए तो उसके बारे में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो सब पीछे हट जाते हैं। और इसलिए हमने कहा है कि एक बार राजनीतिक तौर पर केंद्र में आप दे रहे हैं समर्थन सरकार को, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है भोसले साहब, फिर आप कहते हैं देश में होना चाहिए, महाराष्ट्र में होना चाहिए, कौन करेगा? देखिए, हमारी तो एक गुजारिश है कि वही हमारी एक गुजारिश है कि पूरे देश में एक बार राजनीतिक तौर पर सत्ता में आकर गुजारिश जी, आप डबल गेम खेलते हैं। जब आपको सत्ता प्रिय होती है, सत्ता में बैठते हैं तो सारा एजेंडा आप साइड में रख के घुटनों के बल झुक के सत्ता में शामिल होते हैं, और जब वोट चाहिए होता है, मतदान चाहिए होता है, तो ये सारा एजेंडा सामने लाता है। जो एजेंडा आप आज बोल रहे हो टेलीविजन पे, हटिए सरकार से, केंद्र सरकार से समर्थन वापस लीजिएगा, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दीजिएगा। अरे अभी दिखाइए तो सही, कौन से क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार में रहना है, सत्ता के लड्डू भी खाने हैं, कौन से चुनाव है, ज्ञान भी देना है। हमें जो कहना है राष्ट्र के हित में, देश के हित में हमें जो भी कहना होता है, राष्ट्र के हित में हमें जो भी कहना होता है वो कह देते हैं। देश के हित में हमें जो भी कहना होता है वो कह देते हैं। शिवसेना के पास नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, देश के हित में हमें जो भी कहना होता है वो कह देते हैं। इसमें साथ छोड़ने वाली या सत्ता में बैठने वाली कौन सी बात आती है, और कौन से सत्ता में और सत्ता में बैठते कौन कौन सी मलाई खाना चाहता है? हम तो वहाँ पे मलाई खाने के लिए बैठे, हम तो हमें मलाई खाने के लिए बैठे, हम तो देश के हित में बैठे। एक मिनट आ रही हूँ, रजा साहब से जवाब दूं। इलेक्शन कमीशन को इस बात को और हमारी माननीय अदलिया को इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो आदमी भड़काऊ भाषण के ताल्लुक से अगर 2-3 FIR उसके खिलाफ दर्ज हो जाए, उसको भाषण देना पर पूरी तरीके से पाबंदी लगनी चाहिए और इलेक्शन लड़ने पर पाबंदी लगनी, जब तक सख्त कार्रवाई नहीं होगी। डॉक्टर शर्मा, जो बात रजा साहब कह रहे हैं ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं तो दरअसल वो बात कहना चाह रहा हूँ जो पीछे से एक बात आई थी कि जब 4 मुस्लिम इकट्ठा हो जाते हैं तो इन लोगों के पेट में दर्द हो जाता है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि APJ उनका व्यू था अपना, उन्होंने कह दिया। आंसर मेरी बात कहने दीजिए आप। APJ कलाम इस देश में राष्ट्रपति बने, अब्दुल हमीद और अशफाकुल्ला खां जैसे लोग भारत के घरों में पूजे जाते हैं। मैं कहता हूं कि मैं मुस्लिम समाज से यह कहना चाहता हूं कि अगर इनको प्रेरणा मानकर आगे बढ़ जाएं तो किसी भी सेकुलर लोगों की राजनीति बंद हो जाएगी, और इस प्रकार के बयान नहीं आएंगे, इस प्रकार की बात नहीं होगी। एक्सट्रीम बातें नहीं कहनी चाहिए, वहां पे जिम्मेदारी बरतना बहुत जरूरी है। केशव जी, आपसे जानना चाहूंगी, रोक कौन लगाएगा इन चीजों पर? केंद्र में आपकी सरकार है, महाराष्ट्र में भी सरकार है आपकी। सवाल रोक लगाने का नहीं है, सवाल है कि संविधान के ऊपर और जो हमने कमिटमेंट किया है उस पर काम चलेगा कि नहीं। खुद नरेंद्र मोदी जी जो हमारे पंतप्रधान है, उन्होंने ये कहा है कि सबका साथ सबका विकास, इसलिए हम किसी को छोड़ के, किसी का राइट निकाल के हम आगे नहीं बढ़ना चाहते, हम सबको साथ लेके चलना चाहते। लेकिन ये भी बात सोचने की है कि तुष्टीकरण की राजनीति हमें कहाँ लेके जाएगी। इसके बाद फिर दूसरी साइड जो है उस पर सोचना चाहिए। तुष्टीकरण की राजनीति जब तक चलती रहेगी तब तक बयान चाहे किसी भी तरफ से आए वो आते रहेंगे, और ये तुष्टीकरण की राजनीति और आप ये भी समझ सकते हैं केशव जी, सबका साथ सबका विकास कहने से कुछ नहीं होगा। ये बातें उस वक्त आपके इस बात के उलट लोग बातें कहते रहेंगे, आपके सहयोगी यही बातें कह रहे हैं। चलिए, वक्त मेरे पास इतना ही है, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।